हेलो फ्रेंड्स, आज अपना स्टार्ट करेंगे। कल जो अपनों ने लेक्चर लिया था, दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्लियर? शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एंड सेकंड टॉपिक इज ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। All contract are agreement, but all agreement are not contract. Explain. तो सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट मींस एवरी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 इज एग्रीमेंट एंड नंबर 2 विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर दोनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है, या तो एग्रीमेंट मिसिंग है या एनफोर्सिएबल बाय लॉ मिसिंग है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सो इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन H। अब अपने दोनों दो पॉइंट को डिटेल में समझते हैं, बिकॉज हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection E, an agreement means every promise and every set of promise forming consideration for each other। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एग्रीमेंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। तो एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट में क्या बताया कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, कि हमने किसी के साथ वादा किया है, बराबर है, किसी के साथ हम लोगों ने प्रॉमिस किया है। एंड नंबर 2, प्रॉमिस भी कैसी? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन मींस समथिंग। फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 5 लाख रुपीज। आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 5 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने कंसीडरेशन भी बता दिया कि 5 लाख रुपए में मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, जब भी तुम एग्रीमेंट करोगे तो एग्रीमेंट के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। मिनिमम 2 पार्टीज। मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो सिर्फ तुझे तेरा मकान 5 लाख में बेचूं। नो, इट इज नॉट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए? लिखा हुआ एग्रीमेंट मींस एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस व्हेन 2 और मोर पर्सन प्रॉमिस ईच अदर टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? न करना। कि भाई कल लेक्चर नहीं होगा तो कोई भी ऑनलाइन नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला? कल कोई भी ऑनलाइन नहीं आएगा। इसका मतलब रोकना। ये भी एक जात का एग्रीमेंट में होता है कि कोई गलत काम करने से रोकना, कि बेटा तू ये मत कर, बेटा तू किसी के पास किसी का मोबाइल इस्तेमाल मत कर, मैं तुझे नया दिला देता हूँ। समझ में आया? उसको बोलते हैं एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स रोकना। अब एग्रीमेंट क्या है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। मगर एग्रीमेंट में भी 2 टर्म आते हैं। नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने बताया 2 पार्टी होना चाहिए, कि मैं ऑफर कर रहा हूं, सामने वाला एक्सेप्ट करना होना जरूरी है। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, कंसेंसस एट आइडम। अब इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ सेम माइंड। सेम माइंड की आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मेरे पास 2 व्हीकल है, एक्टिवा और पेशन है। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि आई वांट टू सेल माय व्हीकल फॉर 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे मैंने व्हीकल का नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ ऐसा बताया कि आई वांट टू सेल माय व्हीकल फॉर 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा मकसद क्या था? एक्टिवा बेचना। मगर आप लोगों में किसी ने इमेजिन कर लिया सर अपनी 4 व्हीलर बेचना चाहते हैं। क्लियर? तो ये सेम माइंड नहीं है, उसको बोलते हैं कंसेंसस इडियम। ये अपना फर्स्ट टॉपिक और हुआ एग्रीमेंट। कौन से 3 कंडीशन बताई? एग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, जिसके लिए 2 पार्टीज की जरूरी है, और आइडेंटिटी ऑफ सेम माइंड होना जरूरी है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है कानून के धारा के मान्यता हो, जिसको कानूनी तौर पे मान्यता दी गई हो। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो कायदे में आता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कितनी चीज
एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो लीगल नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोशल, पर्सनल, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे, जो लीगल नहीं है। समाज के रिलेटेड तुमने कोई एग्रीमेंट किया, जैसे एग्जांपल आई वांट टू मैरी, अब मैंने शादी की, रजिस्ट्रेशन कराया, इट इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। तो पॉइंट नंबर 2 क्या आता है कि एग्रीमेंट के साथ साथ तुम्हारा सेकंड पॉइंट होना जरूरी है, दैट इज फॉर एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कानून के मुताबिक, कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन में आना जरूरी है, कानून के मुताबिक उसको लीगल फॉर्मेलिटी होना जरूरी, अंदर वही लिखा है। टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट मस्ट गिव लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी, दोनों दो पार्टी पे लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। क्लियर? तो सिंपल लैंग्वेज में फ्रॉम यहां से अपने कह सकते हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज का होना जरूरी है, नंबर 1 एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, मगर हर कॉन्ट्रैक्ट एक जात का एग्रीमेंट है। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल है, आप लोग पढ़ लेना, दिया हुआ है, मटेरियल में दिया हुआ है। नाउ वी मूव ऑन सेकंड टॉपिक, दिस इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है? डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, explain the essential element of valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यहाँ पे भी सबसे पहले डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। A contract is an agreement which is enforceable by law। और सेक्शन 10 के अंदर हमको दिया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि कौन से पॉइंट होना जरूरी है जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वैलिड मीन्स सही होगा। तो यहाँ पे 9 पॉइंट दिए हुए, देखते डिटेल में, आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, एग्रीमेंट के अंदर दो चीज होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब क्या होता है? तो ऑफर के लिए भी कुछ रूल्स है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस रिक्वायर टू पार्टी, वन पार्टी मेकिंग ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। मगर अब इसमें भी रूल्स आ रहे हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस में, कि अगर मैं ऑफर करता हूं तो सामने वाले को एक्सेप्ट भी अनकंडीशनल करना पड़ेगा। व्हाट इज अनकंडीशनल? एग्जांपल के तौर पे, भाई मैं मेरा मकान 5 लाख में बेचना चाहता हूं, वो भी कैश में। अब यहाँ पे किसी ने मुझे एक्सेप्ट किया, सर हम आपका मकान 5 लाख में परचेज करने तो तैयार है, मगर हमको लोन करा दो। कंडीशन पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? कैश। आपका रिप्लाई क्या है? लोन करा दो। कंडीशन आ गई, नहीं चलेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन क्या है कि जिस प्रकार मैंने ऑफर किए, आपको सेम टू सेम कंडीशन में, सेम टू सेम चीज में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑलरेडी मैंने आगे ही बता दिया था कि जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसके ऊपर कानूनी तौर पे अपने काम कर सके, जिसकी परमिशन कानून देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ अ हाउसहोल्ड अलाउंस ऑफ 2000 एवरी मंथ, लेटर द पार्टी सेपरेटेड एंड द हस्बैंड फेल्ड टू पे द अमाउंट, द वाइफ sue for the amount is what held that there was no intention to create legal relationship। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन थी था वो सोशल था, पर्सनल था। शादी के जब तक दोनों साथ में रहते थे, हस्बैंड खुशी से अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ अमाउंट देता था। कुछ समय बाद दोनों दो छुट्टे हो गए, वाइफ ने केस किया, शादी जब तक हमारी चली वहां तक हस्बैंड मुझे पेमेंट कर रहा था, बट नाउ व्हाट हस्बैंड इज नॉट पेइंग एनी टाइप ऑफ अमाउंट और सम टू मी। कोर्ट ने बताया कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो लीगल रिलेशनशिप नहीं था, सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2 इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नाउ कम ऑन पॉइंट नंबर 3, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैंने जमीन खरीदी तो जमीन के बदले में पैसा देना है, मैंने मकान खरीदा, मकान के बदले में मुझे पैसा देना है, मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के बदले में मुझे पैसा देना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा ही देना है, पैसा में किसी भी तरीके से दे सकता हूँ, इसमें तीन कंडीशन है। कंसीडरेशन नीड नॉट ऑलवेज इन कैश, इट मे बी एक्ट और प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू, यानी भाई महीने बाद दे दूंगा, जैसे आप लोग फीस लेट देते हो,
सर 2 महीने बाद ले लेना, मैंने पढ़ा तो दिया है, ये भी कहता है कंसीडरेशन है कि 2 महीने बाद मिलने वाली है, इसीलिए बताया गया है कंसीडरेशन में बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मीन्स सपोज एग्जांपल के तौर पे एक बंदे ने अभी टीवाई स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले मुझे पूरी पेमेंट कर दी लास्ट ईयर ही, दैट इज कॉल्ड पास्ट पेमेंट। प्रेजेंट, भाई 1000 रुपये दे जाओ, मटेरियल ले जाओ, प्रेजेंट। सर 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा, फ्यूचर चलेगा। कंसिडरेशन मीन्स कुछ ना कुछ रिटर्न में होना जरूरी है। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन में ही आनी चाहिए, मगर अपने मटेरियल में नहीं थी, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा। जिसके साथ तुम एग्रीमेंट करते हो वो पार्टी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो पार्टी कैपेबल होना जरूरी है। तो क्या बताया है कि हर इंसान कैपेबल है, एक्सेप्ट, मैं यहाँ पॉइंट अलग बता रहा हूं, 3 लोग कैपेबल नहीं है। नंबर 1 माइनर, माइनर कैपेबल नहीं, उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके रूल्स है वो आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 अनसाउंड माइंड, जो पागल है, सड़की है, लुनाटिक है, उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो अपने पॉइंट आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्या रूल्स है। और नंबर 3 विच इज डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई बता दिया है, उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा तुम सबके साथ कर सकते, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके साथ कर सकते, तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। फ्री एंड जेन्युइन का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, कोई जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सिर पे रिवॉल्वर रख दी, ने बोला एग्रीमेंट साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, इट इज नॉट जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको फ्रॉड करा, फ्रॉड करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, the consent of the parties said to be free when they are same mind and of material terms. The parties are said to be of same mind when they agree about the subject matter. According to section 14, a consent is said to be free if it is not caused by coercion, means जबरदस्ती, undue influence, गलत बता के, fraud सबको पता है, misrepresentation, डेटा को उलट पुलट करके तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेना, तो ये नहीं चलेगा। जैसे नीचे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, Mr. A compels Mr. B to sign a contract to sell his out for 10,000 by showing revolver. Here the consent of Mr. B is not free. The contract is not valid. तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वैलिड नहीं है। समझ में आया? फ्री होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती होना जरूरी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, मैं जो पॉइंट आपको बोलने जा रहा हूं, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1 कि लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कानून को तोड़ने वाली चीज हो, अनलॉफुल हो, जिसको कानून ने, अपने इंडियन पेनल कोड ने परमिशन नहीं दी है, दैट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी जो प्रोडक्ट, जो वस्तु, जो चीज के बारे में आप डीलिंग कर रहे हो वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल होगी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। अब वॉइड का मतलब क्या होता है, तो वॉइड का मतलब ये होता है जो पहले से ही गलत है। वॉइड मीन्स जो पहले से गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो तुमने कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कानून क्या बोलता है, तुम्हारे बीच में कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, बिकॉज सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। जैसे एग्जांपल, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ऊपर ही आपने पढ़ा कि जब भी तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपको समथिंग इन रिटर्न नहीं है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमने फ्री में करा कि भाई सपोज एग्जांपल मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी को फ्री में दे दी, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पहले तो बेटी सोशल में आ गई। पॉइंट नंबर 2, मैंने उसके पास से कुछ पैसा नहीं लिया तो कंसीडरेशन नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में था एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में था, प्लस क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। दूसरा दिया माइनर के साथ करो, और तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा बता दिया, इम्पॉसिबल, ला बेटा
मैं तुझे चांद पे ले जाता हूँ, 5,000 रुपए दे दे, अभी अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेनिटी का मतलब क्या, जो चीज का आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट डेफिनेट होना चाहिए। सर्टन, सर्टन का मतलब होने की शक्यता होनी चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग मींस एक जात का वही, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, सर मैं एसवाई बीकॉम में पास होंगी ना तो ही मैं आपको टीवाई की फी प्रोवाइड करूंगी। दिस इज अनसर्टन बॉस, दिस इज रियली अनसर्टन। बराबर है, वो आप मेहनत नहीं करो, रिजल्ट आपके हाथ में, मेरा तो पढ़ाने का काम है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी नहीं होनी, सर्टन होना चाहिए। बेटा आपने पढ़ा है, आपको फी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, Mr. A promised to buy another horse from seller if the first horse prove lucky। अगर पहला घोड़ा लकी होगा तो मैं आपसे दूसरा घोड़ा परचेज करूंगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, कह नहीं सकते। तो ऐसा एग्जांपल चलेगा नहीं। देखो दिस और एक एग्जांपल है, A promised B to take him to the moon for 50,000। तो मुझे 50,000 ले, मैं तुझे चांद की सैर कराता हूँ। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये सब पॉसिबल होगा नहीं, तो ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अगर कोई ऐसे टर्म्स डालता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज लीगल फॉर्मालिटी। लीगल फॉर्मालिटी का मतलब क्या होता है, जो कानूनी तौर पे करना होता है। अगर एग्रीमेंट करते हैं तो भाई रिटर्न हो भी चलेगा, ओरली भी चलेगा, बट जनरली अपने 11 कॉमर्स से पढ़ता है कि एग्रीमेंट रिटर्न में ही होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी बाय स्पोकन और रिटर्न वर्ड। As regard the legal effect, there is no difference between contract in writing and contract by spoken word. Here it is interest of the party, but contract should be in written. Written होना चाहिए। उसके बाद जो नेसेसरी फॉर्मेलिटी होती है, सिग्नेचर, स्टैम्प, वो सब बात की बात है, पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, कल भी 2 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।